हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के इंट्रोडक्शन की, जो हमारा है थ्योरीज ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लेकर कुछ थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? और उन सारी थ्योरीज के लिए मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और भाई ध्यान रखना, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो 9667836336 यहां जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इस कंप्लीट चैप्टर का वो देख लेते हैं पहले। तो टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या होता है। यानी कि कंज्यूमर अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में उसकी कैसी कंजप्शन हैबिट होती है, वो अपने इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करता है, कितना बचाता है। ठीक है, कब उसका जो इनकम है वो कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, और कब उसकी एक्सपेंडिचर कम होते हैं, इनकम ज्यादा होते हैं। उन सबकी बात हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर, जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। एक बार मैं ये तीनों खत्म कर दूं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमारे पास क्या है, टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, की बात है कि भाई परमानेंट इनकम क्या होती है और परमानेंट इनकम के हिसाब से कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, उसकी हम बात करेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर। और तीसरा आता है टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, क्रिएटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या होती है और उसके हिसाब से कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। तो इन तीनों थ्योरीज के ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम सिर्फ पढ़ने वाले क्या है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो बात ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होता क्या है, उसके लिए समझना पड़ेगा हमें कंज्यूमर के लाइफ के अंदर उसके डिफरेंट स्टेजेस को। तो कंज्यूमर के लाइफ में 3 स्टेज आते हैं। पहला, जब वो अपने बिल्कुल मतलब बोर्न होने के बाद बिल्कुल इनिशियल टाइम में है, यानी कि अभी सिर्फ वो कुछ सालों का हुआ है, अपने इनिशियल ईयर में क्या करता है। तो जब हम किसी भी कंज्यूमर के इनिशियल ईयर की बात करते हैं लाइफ साइकिल के हिसाब से, यानी कि मैं मान लेता हूं उसकी एज है 0 से लेके 18 के बीच में, तो इस एज में कंज्यूमर के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता खुद का डेवलप किया हुआ। इसका मतलब कंज्यूमर इस टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट है। अब एक सिंपल सी बात है, इस टाइम कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, यानी कि 0। अब इनकम नहीं है, पर क्या है, इनकम में तो ये कंजप्शन नहीं करेगा क्या? ऐसा होता ही नहीं है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक ह्यूमन बीइंग, चाहे इनकम हो चाहे ना हो, कंजप्शन जरूर करते हैं। उसका एक मेन लॉजिक क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, कि इनकम हो चाहे ना हो, उसका खर्चा जो एक बेसिक नीड्स होती है वो सबका खर्चा होता है। लेकिन बात है कि फिर भाई खर्चा कैसे करेगा, इसकी इनकम तो है नहीं 0 से 18 तक के एज में, तो ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। अपने पेरेंट्स के ऊपर, फिर जो पेरेंट्स ने एसेट्स बनाए हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये उनको खर्च करके अपना लाइफ स्टाइल फॉलो करता है इस एज तक, 0 से लेके 18 तक। ठीक है, अब हम नए मान के चलते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हाइपोथेसिस की। इस वर्ड क्या बताइए, हाइपोथेसिस क्यों लगाया हुआ है, ये जो वर्ड है हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है, ये मानना हुआ है। ठीक है, अब कई जन हो सकता है कि भाई 18 प्लस हो तब भी कोई इनकम जनरेट ना करो, तब भी डिपेंडेंट हो पेरेंट्स के ऊपर। कई हो सकता है भाई 30 साल के 35 साल के फिर भी डिपेंडेंट हो। आई बात समझ में? तो उनकी बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके चल रहे हैं कि इस एज तक तो फैमिली में कोई भी इनकम जनरेट नहीं करता है, और कई ऐसे भी होते हैं जो बचपन से इनकम जनरेट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो भी किस में आ गए, एक्सेप्शंस में। ठीक है, तो 0 से 80 तक मान लेता हूं कोई भी बंदा अपनी फैमिली में इनकम जनरेट नहीं करता। ठीक है, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के बनाए हुए एसेट्स पे या फिर अपने पेरेंट्स के जनरेट किए हुए अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरी एज, जिसको मैं मान सकता हूं कि 18 से लेके 60 तक, ये वो एज है। ठीक है, जब बंदे का जो इनकम है ना, मतलब कोई भी है, ठीक है, जो कोई भी पर्सन है वो जो इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इनकम है ना वो ज्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। ठीक है, यानी कि वो अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट सेव जरूर कर रहा है, और पहले सेव कर रहा है, बाद में उसे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वो स्टेज होती है जहां पे इनकम फालतू है पर एक्सपेंडिचर कम है। लेकिन इसके बाद मानते हैं 60 से जो भी उसकी एज होगी चलती रहेगी, 80 तक मान लेते हैं, क्योंकि इतनी है वो ऑलमोस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो अगर 60 से 80 है तो यहां पे जो है ना एक्सपेंडिचर फालतू होते हैं, इनकम कम होती है। यानी कि कंज्यूमर ने जो भी अपनी वेल्थ क्रिएट की है ना इस टाइम पीरियड में 18 से लेकर 60 तक, ठीक है, उसे वो यहां पे स्पेंड करता है। यानी कि जो उसने सेविंग की हुई है, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे अपने रिटायरमेंट के बाद वो क्या करता है, आराम से खर्च करता है। ठीक है, अपनी जो भी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है, ठीक है, जो भी मजे लेने तो जिंदगी के आखिरी बचे हुए कुछ सालों में वो यहां पे करता है। यानी कि यहां पे उसके एक्सपेंडिचर फालतू है, इनकम कम है। ठीक है, तो इसी बात को हमने किसमें डिस्कस किया, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थ्योरी कंजप्शन इन एनी पीरियड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम ऑफ दैट पीरियड। तो कंजप्शन कभी भी है ना किसी भी पीरियड के अंदर वो उस टाइम के इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये जो है ना काइंजियन थ्योरी, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये काइंजियन थ्योरी क्या कहती थी कि जो भी खर्चा है, कंजप्शन है, वो किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनकम पे डिपेंडेंट है। यानी कि जितना इनकम होगा उतना ही खर्चा होगा, जितनी फालतू इनकम उतना फालतू खर्चा, जितनी कम इनकम उतना कम खर्चा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थ्योरी कंजप्शन इन एनी पीरियड, किसी पीरियड में कंजप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम ऑफ दैट पीरियड बट ऑफ होल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, होल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम की, उसकी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है। अब किसको लगता है कि मैं लाइफ स्टाइल, मतलब जो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम है मेरी काफी हाई है, ठीक है, मैं काफी फालतू पैसा कमाने वाला हूं, तो खर्चा भी उस अकॉर्डिंग करता है वो। ठीक है। Thus in life cycle hypothesis the individual is assumed to plan the pattern of consumption and expenditure। तो वो इस साइकिल के हिसाब से, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के हिसाब से वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान करता है, यानी कि अपने कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को प्लान करता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड इनकम। किसके बेस पे, अपनी एक्सपेक्टेड इनकम के बेस पे। ठीक है। थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में। It is further assumed that individuals maintain a more or less constant or slightly increasing level of consumption। और इस तरीके से वो अपनी मतलब अपनी कंजप्शन का कुछ कुछ पार्ट इंक्रीज करता रहता है टाइम के साथ। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे जो है ना कंज्यूमर सबसे कम खर्चा करता है अपने ऊपर। उसका एक मेन लॉजिक क्या है, क्योंकि इस टाइम पे खर्चा पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उसकी खुद की तो इनकम होती नहीं है, तो पेरेंट्स के पास जिस अमाउंट में पैसा आता है वो उसी अमाउंट में खर्चा करते हैं उसके ऊपर। अगर किसी के पेरेंट्स के पास कम पैसा है, यानी कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करे, तो अपने बच्चों को भी वो कम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही कम है। लेकिन कोई रिच फैमिली से है, कोई रिच बैकग्राउंड से है, तो वो अपने बच्चों पर खर्चा ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 0 से लेके 18 वो किस पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स का इनकम लेवल क्या है, तो उस अकॉर्डिंग वो खर्चा करते हैं। लेकिन बात आती है 18 to 60, अब वो है उस बच्चे के ऊपर कि वो अपनी इनकम के लेवल को किस लेवल तक लेके जा रहा है। अगर उसका इनकम लेवल हाई है तो वो अपने ऊपर खर्चा भी हाई तरीके से करेगा, मतलब उसके खर्चे भी हाई हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसका इनकम लेवल लो है तो उसके खर्चे भी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। पर जो भी हो, इस केस में उसका इनकम जो है ना वो ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होता है। वो कोशिश करता है वो अपना कुछ पार्ट, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करे ताकि उसके रिटायरमेंट के बाद वो काम आए। और ये वो एज है 60 से 80 जहां पे वो एक्सपेंडिचर फालतू करता है, उसकी इनकम कम है, यानी कि उसके पास इनकम आ तो ये पर कहां से आ रही है, जो उसने वेल्थ क्रिएट की है। ठीक है। इतने साल काम करने का जो उसने वेल्थ क्रिएट किया उसको वो खर्च करता है इन सारे एजेस में। आई बात समझ में? तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। इट इज फर्दर एज्यूम दैट इंडिविजुअल मेंटेन अ मोर और लेस कांस्टेंट और स्लाइटली इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंजप्शन। ठीक है। या तो अपनी कंजप्शन को कांस्टेंट रखते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, ताकि कभी भी कंजप्शन जो है, ठीक है, वो इनकम से फालतू ना हो जाए, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से फालतू ना हो जाए। अब आगे समझते हैं। अब एक पॉइंट और लिखा हुआ है, अ टिपिकल इंडिविजुअल इन दिस थ्योरी। अब एक और टिपिकल इंडिविजुअल है इन दिस थ्योरी में, इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, लाइफ के स्टार्टिंग स्टेजेस में स्पेंड्स ऑन कंजप्शन आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर्स और स्पेंडिंग द एसेट्स, ठीक है, bequeathed फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इस बात का मतलब क्या है कि जब कोई भी पीपल अपनी लाइफस्टाइल के अर्ली चीज में होता है तो या तो अमाउंट को बोरो करके अपना खर्चा चलाता है, यानी कि उधार ले खर्चा चलाता है, या फिर जो अपने पेरेंट्स की एसेट्स है जो उन्होंने बढ़ाई हुई है, ठीक है, उनसे पैसा जनरेट करता है, या फिर हो सकता है उनके पेरेंट्स उसका खर्चा उठाते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जहां पे कोई भी पीपल अपनी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में अपना खर्चा क्लियर करते हैं, अपना खर्चा करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्या आता है, इन हिज मेन वर्किंग ईयर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्किंग ईयर्स की, जो मैंने केस बताया था वर्किंग ईयर्स की, ही कंज्यूम्स लेस देन द इनकम ही अर्न्स। मतलब वो कंज्यूम तो करता है पर कंज्यूम कितना करता है, लेस देन, कम कंज्यूम करता है उसकी इनकम से, इनकम ही अर्न्स, एंड देयरफॉर मेक्स नेट पॉजिटिव सेविंग। और क्या बनाता है वो, धीरे धीरे करके नेट पॉजिटिव सेविंग, और उसे इन्वेस्टमेंट करके उसे क्या क्रिएट करता है, उसे एक अच्छी खासी वेल्थ में क्रिएट करता है। ठीक है। ही इन्वेस्ट दीज सेविंग इन एसेट्स विच ही कंज्यूम्स इन फ्यूचर। तो इनको ऐसे एसेट्स में रखता है ताकि उन एसेट्स को फ्यूचर में कंज्यूम किया जा सके अपने रिटायरमेंट के बाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये नोट है इस इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे, हायर इनकम ग्रुप्स विल कंटेन अ हायर देन एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर मिडिल ईयर्स ऑफ लाइफ।
इस बात का मतलब क्या है कि जिनकी जो हायर इनकम ग्रुप है, कि जिनकी इनकम काफी ज्यादा हाई है, तो सिंपल सी बात है उनका कंजप्शन लेवल भी क्या होगा, पुअर पीपल से काफी ज्यादा हाई होगा, यानी कि वो खर्चा करते हैं अपने ऊपर अच्छा खासा। तो हायर इनकम ग्रुप्स will contain a higher than average proportion of people who are middle years of life, and thus they have a relatively low consumption income ratio, C ratio Y। अब देखो यहां पे जो एक बात आती है ना, वो आता है लो कंजप्शन इनकम रेशियो, इनकम रेशियो। अब इसको मैं समझाता हूं एक तो आप लोगों को, और एक होता है हाई कंजप्शन, उम्मीद है राइटिंग थोड़ी बहुत तो पल्ली पड़ी रही होगी, कंजप्शन इनकम रेशियो, इसलिए मैं बोलता रहता हूं साथ साथ इनकम रेशियो, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं सी रेशियो वाई, यानी कि कंजप्शन इनकम रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लो और हाई का बताओ समझाता हूं। जब भी कोई जो हायर इनकम ग्रुप है या फिर रिच पीपल जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका जो सी रेशियो वाई है ना, वो हमेशा लो होता है। सी रेशियो वाई क्या होता है, लो होता है। सी रेशियो इनकम क्या है, उनकी कंजप्शन कम है पर इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बात है ऐसा क्यों होता है, देखो उनके पास इनकम के सोर्सेस बहुत फालतू होते हैं, उनके पास इनकम बहुत बड़े लेवल पे आ रही होती है, इनकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, अलग अलग जगह से पैसा आ रहा होता है, लेकिन वो कंजप्शन कितना ही करेंगे, कहां कहां खर्चा करेंगे, आई बात समझ में। तो उनका जो कंजप्शन है ना वो बहुत कम होता है उनकी इनकम से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किसकी, लो कंजप्शन इनकम रेशियो की। और ये किनकी होती है, रिच पीपल्स की, या फिर ठीक है जिनके पास हाई अर्निंग्स है, यानी कि जिनके पास हाई इनकम लेवल है, आई बात समझ में। तो शी जो मैं हमेशा ना लेस देन होता है वाई से। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाई कंजप्शन इनकम रेशियो की, जो हमारे सेकंड, लोअर इनकम ग्रुप्स विल इंक्लूड मोर पीपल। जो लोअर इनकम ग्रुप है ना, यानी कि जिनके पास जो पैसा है वो बहुत कम है, जिनके पास पैसा कम है, ठीक है, विल इंक्लूड मोर पीपल, इसके अंदर ज्यादा लोग आते हैं, हु आर मेनली एट बोथ एंड्स, जो दोनों एंड्स पे रहते हैं, एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दस हैव हायर कंजप्शन इनकम रेशियो। यानी क्या होता है, हायर कंजप्शन इनकम रेशियो। इसको अब अच्छे से हम क्लियर करते हैं। तो इनका हायर कंजप्शन इनकम रेशियो क्यों होता है वो समझते हैं। उसका एक मेन लॉजिक ये है कि जब इंसान के पास इनकम ही इतनी हो कि वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, तो वो कहां से बचाएगा पैसे, आई बात समझ में। मतलब सपोज करो किसी का इनकम लेवल बहुत कम है, इतना कम है कि वो उस पैसे को पूरा खर्च करके भी सिर्फ बेसिक नीड्स कंप्लीट कर रहा है अपने और अपनी फैमिली की, तो वो इनकम सेव नहीं कर सकता, मतलब वो अपने पैसे को नहीं बचा सकता, उससे पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए जो इसको इनका जो रेशियो होता है ना, सी रेशियो वाई, यानी कि कंजप्शन टू इनकम रेशियो, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोअर इनकम ग्रुप्स विल इंक्लूड मोर पीपल, ठीक है, और यहाँ पे हैव हायर, अच्छा हायर कंजप्शन इनकम रेशियो। इनका कंजप्शन इनकम रेशियो क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, मतलब वो खूब कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, वो खूब कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ज्यादा कंज्यूम करते हैं और बचाते बहुत कम है। लेकिन अगर बात करूं जिनका इनकम काफी बड़े लेवल पे, इनकम काफी हाई है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को पता होगा अभी भी जो है ना अंबानी का जो सन है उसकी प्री वेडिंग हुई, उस पर करीब खर्चा आया था 1000 करोड़ का। आप लोग बोलोगे 1000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है भैया, बहुत बड़ी, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं एज कंपेयर टू, ठीक है, अंबानीज वेल्थ कुछ भी नहीं है 1000 करोड़, ठीक है, कुछ मतलब उनके लिए तो ना के बराबर है 1000 करोड़, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इंडिया में देखो, आप एक कंपेयर करो इसे एक अमीर की वेडिंग से और एक गरीब की वेडिंग से। जब एक गरीब की वेडिंग होती है ना, तो लोगों को लोन लेना पड़ जाता है शादियों के लिए, ठीक है, लोग लोन ले खर्चा करते हैं उस चीज के ऊपर, जो कि लायबिलिटी है, एक कोई बेनिफिट नहीं है उसका, ठीक है। आप एक फंक्शन कर रहे हो, वो भी लोन लेके, जिसको उतारने में आपको 4 से 5 साल लग गए, ठीक है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हमने इतने बड़े लेवल पे खर्चा किया है शादी में, ठीक है। लेकिन यहीं पे देखो अमीर लोग की सोच क्या होती है, इनकम लेवल कितना हाई है, ठीक है, कि 1000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है अंबानी इसके लिए, उन्होंने खर्चा कितना किया, सिर्फ इतना खर्चा किया। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या कि जब कोई भी हाई अर्निंग ग्रुप होता है या फिर जिनकी इनकम काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, उनका जो ये होता है ना कंजप्शन टू इनकम रेशियो, वो उतना ही लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्शन इनकम रेशियो लो होता है, लेकिन जब कोई लो अर्निंग ग्रुप होता है, उनके पास तो पैसा होता ही कम है, तो वो कैसे बचाएंगे उसमें से बहुत सारा पैसा, तो वो उनका खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, और बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, उनसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें वो नीड में खर्च कर रहे हैं अपनी, उनकी जरूरतें हैं वो सारी, और जरूरतें में उनका सारा पैसा लग जाता है। क्यों? तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है ना, कंजप्शन या तो इनकम से ज्यादा होती है या बराबर होती है, ठीक है, या फिर वो एक कह सकता हूं कि इनकम से बहुत कम पार्ट बचा पाते हैं, बहुत कम पार्ट। लेकिन यहां पे जो है ना, जो सी और वाई का गैप है वो बहुत कम होता है।
बहुत ज्यादा होता है, सी और वाई का गैप, यानी कि कंजप्शन बहुत ही कम होता है और इनकम बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक होता है इस चीज के पीछे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समराइज कर रहा हूं बस लास्ट में। ठीक है, वो क्या कि जब भी कोई हाई, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है लो कंजप्शन इनकम रेशियो, ये कब होगा? जब हाई इनकम ग्रुप होगा, हाई इनकम ग्रुप, यानी कि जिनके पास मल्टीपल तरीके हैं पैसा जनरेट करने के, जो बहुत तरीकों से पैसा जनरेट करते हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बेबी अंबानी ग्रुप का। ठीक है, तो यहां पे जो है ना सी जो होता है वो बहुत कम होता है वाई से, यानी कंजप्शन बहुत कम होता है इनकम से। तो कंजप्शन और इनकम के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है, जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, हाई कंजप्शन इनकम रेशियो में इनकी इनकम पहले ही इतनी कम होती है कि इनके लिए पैसा उठाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यहां पे जो है ना कंजप्शन या तो इनकम से फालतू होता है या बराबर होता है, इनके तो लोन ले कंज्यूम भी करते हैं और कई बार तो कंजप्शन इनकम के बराबर होता है या फिर बचाते भी हैं, तो गैप बहुत कम होता है। सपोज करो किसी की इनकम 50,000 है तो उसका ऑलमोस्ट जो है 45,000 रुपए खर्च हो जाता है उसके बेसिक नीड्स कंप्लीट करने में। ठीक है, बाकी 5,000 रुपए वो लोग क्या करते हैं, बचा पाते हैं। और इनकम जैसे से और कम होगी वैसे वैसे सेविंग्स करना और मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? और इतनी सेविंग में होता है, जब भी पैसा बचता है इकट्ठे कोई इमरजेंसी आती है उसमें सारा पैसा लग जाता है। आई बात समझ में? तो ये एक लॉजिक होता है इन दो पॉइंट्स का। उम्मीद है कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये ग्राफ देखो, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ जो है वो इसलिए बनाया था, यहां पे देखो इस ग्राफ का मतलब पता है कि अर्ली स्टेज में जो है ना जो कंज्यूमर है वो यहां होता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे अर्ली स्टेज की, मतलब अर्ली स्टेज में कंज्यूमर यहां पे होता है। और यहां पे होने का मतलब ये है कि उसकी इनकम का लेवल बिल्कुल ना के बराबर है पर कंजप्शन लेवल फिर भी है। यहां पे उसका इनकम लेवल यहां पे होता है, यहां पे वो सेव भी करता है और लास्ट में आके फिर यही हो जाता है। यानी कि अगर हम कंज्यूमर की अर्ली स्टेज की बात करें इसके हिसाब से, तो कंज्यूमर के अर्ली स्टेज का मतलब ये होता है कंज्यूमर अर्ली स्टेज में उसके पास अर्निंग का सोर्स नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स के पैसे को खर्च करता है। आई बात समझ में? जब वो बड़ा होता है तो जब खुद की इनकम होती है तो अपने एक्सपेंडिचर को इनकम से कम रखता है ताकि जब बाद में वो रिटायर हो तो उस पैसे को जो उसने सेव किया है वापस से खर्च कर सके। आई बात समझ में? अब मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके सेकंड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट किसी भी तरह का कंसेप्ट में कोई दिक्कत रह जाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से, अगर एग्जाम्स करीब आ रहे हैं ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है, अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।